बैठिए हो जल्दी। अब देखिए, आपका सूचना भी एक है। एक तो वैकेंसी इसी में आने वाली है भाई, 8-10 दिन में। और आपका महामारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सभी लोग भाई वैक्सीन लगवा लें। पहला सूचना तो ये है। और दूसरी ये है कि आपका मास्क पहन कर आइए आप लोग। मास्क हम कल व्यवस्था कर देंगे। जो लोग आपका मास्क जिनका छूटा रहेगा तो भाई, और थोड़ा दूर दूर ही बैठिए। माने जगह रहती है एकदम, माने पास पास ना बैठिए, ताकि कोई आए तो भाई ये ना हो कि आप एकदम सट कर बैठे हैं। नहीं, 3 लोग अभी बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी महामारी इधर आई नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि कुछ भी हो सकता है 15-20 दिन बाद। 15-20 दिन बाद अभी आपका हो सकता है बंद हो जाए कोचिंग, 1 माह के लिए, 1.5 माह के लिए, कुछ भी। तो ऑनलाइन चलता रहेगा, ऑनलाइन तो सिस्टम है ही भाई आपका। जो भी चल रहा है ऑनलाइन चलता रहेगा। और भाई परीक्षा रुकेगी नहीं जे की, भले महामारी आ जाए तो मान के चलिए 10 दिन बाद होगी। लेकिन बता दिया जाए कि 1 हफ्ता में या 10 दिन में वैकेंसी आ जाएगी। आयोग और इधर हो जाए। नहीं, कैलेंडर से मतलब नहीं है जे का भाई। जे का किसी भी कैलेंडर में कभी भी जे का नहीं रहता, बता दिया जाए। पीसीएजे का जो है, ये कैलेंडर में कभी भी नहीं रहता। यूपी के आप देख सकते हैं इतिहास, पिछला कैलेंडर भी। तो आप लोग मास्क वो सब पहनना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। फिर स्थिति सही होगी तो फिर मास्क निकाल दीजिएगा। देखिए, आपका इक्विटी चल रही थी। और आपका भाई फिर एक बार मैंने सलाह दी जा रही है, जिन लोगों को इस बार यूपी जे देना है, मैंने बार बार कहा जा रहा है कि अभी से पूरी तरह लग जाइए, क्योंकि ये न मानिए, आयोग समय नहीं देगा। यानी कि आपका बहुत तेजी से वैकेंसी आएगी और निकल जाएगी। तो आपका प्रयास ये करिए कि जितना चीज़ें अब तक पढ़ाई गई हैं, वीडियो भी उपलब्ध हैं, आप कम से कम उसको एक बार पढ़कर और साल पेपर भी अभी से शुरू कर मैंने लगाना शुरू कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको न आए तो भाई क्लास में भी उसको पूछ सकते हैं, या फोन से भी पूछ सकते हैं। मैंने क्लास में उसको एक बार हल्का सा इशारा करेंगे तो मैं उसको डिटेल में बता दूंगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो। और नोट्स आपका फोटो स्टेट के लिए दिया गया है, 3-4 नोट्स कई लोग मांग रहे थे। देखिए, तो कुछ व्यस्तता के कारण ही मैंने 2-3 दिन और डिस्टरबेंस है। तो शाम वाला क्लास अभी आपका बुधवार तक बंद रहेगा। मैसेज हम कर देंगे अभी दिन में क्लास के बाद। मैंने शाम की जो क्लास चलती है अभी थोड़ा डिस्टरबेंस है, और बुधवार तक अभी बंद करना पड़ेगा। सुबह वाली तो चलिए अपना चल जाएगी, शाम वाली में थोड़ा दिक्कत है अभी। आइए, इक्विटी हम शुरू किए थे। और इक्विटी में जो सिद्धांत हम शुरू अगला सिद्धांत आपका शुरू किया गया था, समता ही साम्य है। यानी कि इक्विलिटी इज इक्विटी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साम्य समता पर विश्वास करता है, साम्य समता से प्रसन्न होता है, और असमता से नाराज होता है। कई विद्वानों का तो ये मानना है कि जो पूरा इक्विटी है या साम्य है, इसी सिद्धांत में समाहित है। क्योंकि जो समता का रूप है वह सबसे व्यापक है, सबसे व्यापक क्षेत्र में लागू होता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीजे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी आया था कि कौन सा जो प्रावधान है वह सबसे व्यापक है। तो जो अनुच्छेद 14 में मूल रूप से राइट टू इक्विलिटी दी गई है, वह सबसे व्यापक है। मैं बता दूं, सबसे व्यापक क्षेत्र में लागू होता है। यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रों में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है, तो वह आर्टिकल 14 है। इसीलिए कई विद्वानों ने इक्विटी या साम्य को समता ही मान लिया। यानी कि समता ही क्या है, साम्य। जहाँ तक इसके विकास की बात है, अगर हम इसके विकास, अब इसका अर्थ पहले समझ लीजिए, तब विकास तब प्रयोज्यता। यानी कि समता ही साम्य है का मतलब ये हुआ
कि जब साम्य न्यायालय के समक्ष वाद के पक्षकार आते थे तो साम्य न्यायालय ने कभी भी उनके बीच विभेद नहीं किया। विभेद नहीं किया मतलब ये हुआ कि वाद के पक्षकारों के बीच समान व्यवहार करता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वादी के हक को मानता था तो प्रतिवादी के हक को भी मानता था। इसका मतलब ये हुआ कि वादी को एक तराजू पर, प्रतिवादी को एक तराजू पर रखता था और कोई विभेद दोनों में नहीं करता था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि साम्य ने कभी भी वाद के पक्षकारों के बीच विभेद नहीं किया। उनको कैसी हैसियत में रखा? समान। समता का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति समान हैसियत में है, इक्वल स्टेटस में है, उनके बीच समानता, और जो जिन व्यक्तियों की परिस्थितियां या स्टेटस असमान है उनके बीच असमानता का व्यवहार किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका संविधान में भी पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद संविधान का आपका ये आपका किस संविधान में ये समाहित है कि असमान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच असमान व्यवहार किया जा सकता है और जो समान परिस्थिति में है उनके बीच ही समान व्यवहार। तो ये हमारा आर्टिकल 14 इस बात की इजाजत देता है। याद रखें कौन सा आर्टिकल। ये हो सकता है आपका आगे भी क्वेश्चन जे में पूछ ले संविधान में। जहां तक अब इसकी उत्पत्ति की बात देखी जाए, जहां तक इसकी उत्पत्ति की बात है, इसकी उत्पत्ति आपका रोम में हुई। और जहां तक रोम की बात है, मैं इतिहास साम्य का बता चुका हूं कि रोम में प्रेटर थे और प्रेटरों ने क्या काम किया कि आपका साम्य का विकास किया। और साम्य के विकास के क्रम में प्रेटरों ने ये सिद्धांत भी बताया कि वाद के पक्षकारों से क्या किया जाए, असमानता की समानता बरती जाए, समानता। फिर इंग्लैंड आया। इंग्लैंड में हम कोर्ट बताए थे चांसरी न्यायालय, उसी को साम्य न्यायालय कहा जाता था। तो जहां तक इंग्लैंड के विधि के न्यायालय क्या करते थे, साम्य के न्यायालय क्या करते थे, ये थोड़ा दिमाग में बैठाना है। देखिए इंग्लैंड में 1873 और 1875 के पूर्व आपका दो प्रकार के न्यायालय थे। थोड़ा इसको समझिए, मैं लिखवाया भी हूँ। एक कॉमन लॉ के न्यायालय, यानी कि उसको हम कॉमन लॉ मतलब कि सामान्य विधि, साधारण विधि। और एक हम बताए थे कौन सा, साम्य। भाई पुराने लोग थोड़ा याद करें। ये जो साम्य न्यायालय था इसे हम लीगल भाषा में क्या कहते थे, चांसरी न्यायालय। ये भी मैं लिखवा चुका हूँ। ये न्यायालय अब समाप्त कर दिया गया है, दो कानून बनाकर। बिहार में पूछा भी गया था और मैं सन भी लिखवाया हूँ, कब कब, 1873 और 1875। कौन कानून बनाकर? द जुडिकेटर एक्ट, हिंदी में हम कहते हैं न्याय तंत्र अधिनियम। लेकिन साम्य समाप्त नहीं हुई। अब आइए, अब ये यही आपका इस मैक्सिम को देखना है। जहां तक सामान्य विधि की बात है या सामान्य न्यायालयों की बात है, सामान्य न्यायालय आपका ज्यादातर मामलों में एक पक्षकार को प्रश्रय देते थे, दूसरे पक्षकार को प्रश्रय ज्यादा नहीं देते थे। यानी कि आपका वादी और प्रतिवादी के बीच विभेद कर देते थे। वो ये मानकर चलते थे कि वादी के अधिकार का हनन हुआ है, वादी कोर्ट में आया है, तो वह वादी की ओर झुकाव थोड़ा ज्यादा रहता था और प्रतिवादी की ओर क्या रहता था, सामान्य न्यायालयों का कम। लेकिन साम्य न्यायालयों ने कभी भी आपका ये नहीं कहा कि वादी को हम हक दिलवाएंगे और प्रतिवादी का हक नहीं दिलवाएंगे। जो इक्विटी कोर्ट थे उन्होंने हमेशा समता का व्यवहार किया। यानी कि जिस माने आपका कह सकते हैं
कि वादी को भी उतना ही प्रश्रय दिया जितना प्रतिवादी को, अर्थात वादी के पक्ष में तो फैसला देता ही था। अगर प्रतिवादी भी हकदार था किसी चीज का तो प्रतिवादी को भी हक देता था। जैसे कि मैं कई उदाहरण बताया हूँ और आपका फिर एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ। गुरु चेला का सबसे अच्छा कई बार मैं बता चुका हूँ, बिहार में आया भी था डायरेक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में धारा 16 में पढ़ना भी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस या असम्यक असर। यानी कि अगर गुरु ने चेला की इच्छा को दबाया, 1 लाख का घोड़ा 1,000 में ले लिया, चेला मुकदमा किया, तो सामान्य न्यायालय आपका दोनों को कैसे रखते थे हैसियत में बराबर। चेला अपना घोड़ा पाए, अगर मैंने मुकदमा किया है तो गुरु का भी तो कितना लिया है 1,000, तो गुरु के भी अधिकार की सामान्य न्यायालय क्या करते थे, रक्षा। और चेले से कहते थे कि तुम जो गुरु का 1,000 रुपया लिए हो उसे क्या करो, वापस। ये यानी कि इसका मतलब ये हुआ। अगला पॉइंट देखिए कि सामान्य विधि के जो न्यायालय थे वह व्यक्ति को एक इकाई मानते थे, लेकिन सामान्य न्यायालय व्यक्ति को एक इकाई न मानकर सामूहिक रूप से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता था। यानी कि एक इकाई नहीं मानता था बल्कि व्यक्तियों को क्या मानता था, समूह। ये आपका यानी कि अगर कोई पूछे कि समता ही साम्य है, इसका मतलब क्या हुआ, बिहार में यही पूछा जाता है ये भी, तो आप ये बताएंगे कि दोनों पक्षकारों के बीच समान व्यवहार करना, या जो मुकदमे के दोनों पक्षकार हैं, पार्टी हैं, उनके बीच समान व्यवहार। यानी कि आपका इसका मतलब कि कोई विभेद न करना। इसका मतलब ये हुआ कि वादी और प्रतिवादी के बीच विभेद का क्या होगा, अभाव, क्योंकि दोनों को कैसी हैसियत में सामने रखेगा, समान। अब इस आधार सूत्र की प्रयोज्यता, प्रयोज्यता का मतलब ये हुआ कि ये जो समता ही साम्य है, ये किन किन मामलों में साम्य न्यायालयों ने लागू किया। और भारत में अगर हम देखें तो भारत के किस किस कानून में, किस कानून की किस धारा में ये सिद्धांत समाहित है। यानी कि ये बिहार वर्तमान समय में जो बिहार प्री में भी पूछा जा रहा है कि समता ही साम्य है, ये सिद्धांत आपका टीपीए की किस धारा में, तो कॉन्ट्रैक्ट की किस धारा में, तो संविधान में कहाँ समाहित है। ये आपको इस समय ज़्यादा माने सिद्धांत का अर्थ जानिए और एप्लीकेशन जरूर जानिए। अब आइए एक एक करके देखा जाए, तमाम अच्छे नियम आएंगे आपका, लेकिन संविधान से हल्का सा जोड़ लिया जाए और तब आपका कहाँ कहाँ ये सिद्धांत अप्लाई करेगा, वहाँ एक एक चीज़ों को हम देखते हैं, क्योंकि संविधान से भी समता को जोड़ना जरूरी है। आपका जो समता का अधिकार है, मूल अधिकारों में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए। वर्तमान में इन्हें 6 प्रकार में बांटा जाता है और 6 प्रकार में बांटकर पढ़ा जाता है। जो पहला प्रकार है या जो पहला मूल अधिकार है, अगर हम क्रम से देखें तो राइट टू इक्वलिटी ही है, समता का ही अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समाहित है। तो आपका साम्य का नियम यह है कि समता ही साम्य है। अर्थात अगर कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिद्धांत कहाँ समाहित हैं, तो आप 14 से 18 बताइएगा शुद्ध रूप से, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 14 से कहाँ तक। लेकिन समता का जो मूल सिद्धांत है, अगर मूल कोई पूछे तो एक आर्टिकल कोई पूछे तो कौन बताएंगे, 14। यानी कि मूल सिद्धांत किस में है, 14, और विशिष्ट दृष्टांत या विशिष्ट उदाहरण किस में है, 15, 16, 17, 18। ये जरूर याद रखें। यानी कि ये जो हम मैक्सिम बता रहे हैं, ये नहीं कि समाहित नहीं, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, समाहित। और आर्टिकल 14 ये भी कहता है
कि भाई विधि के समझ समता, यानी कि जिन व्यक्तियों की हैसियत समान है उनके बीच क्या किया जाए, समान व्यवहार किया जाए। और यही सिद्धांत आपका ये भी बताता है। लेकिन जो व्यक्ति असमान हैसियत में है उनके बीच कैसा व्यवहार किया जा सकता है, असमान। अगर ये पूछ ले तो 15, 16, 17, 18 याद रखिएगा ये। आइए देखा जाए ये आधार सूत्र कहाँ कहाँ लागू होता है। तो पहला आपका प्रयोज्यता है कंट्रीब्यूशन का, यानी कि अंशदान का। अब अंशदान क्या होता है ये पहले समझिए। और आपका अभी उत्तराखंड में पूछा भी गया था, कई जगह पूछा गया था, ध्यान से देखिए भाई। कंट्रीब्यूशन अभी पूछा भी गया था आपका, अभी हाल में ही। तो कंट्रीब्यूशन होता क्या है पहले ये हम देखते हैं। और इसको 3 एंगल से हमें पढ़ना है। 3 एंगल का मतलब अब भारत में इसी समय जोड़ते भी रहेंगे। 3 एंगल से का मतलब ये हुआ कि इसे जो हमें भारत में पढ़ना है वह भारत में लिख लिया जाए। आपका एक तो भारतीय संविदा अधिनियम में पढ़ना है। और भारतीय संविदा अधिनियम की जो सेक्शन है वह आपका मुख्य रूप से मैं बता दूं आपका 43 है, यानी कि संविदा अधिनियम की किस धारा में ये सिद्धांत मुख्य रूप से मिलेगा, 43। और भी हम बता देंगे। इसके बाद आपका टीपीए में ये सिद्धांत समाहित है। और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, टीपीए की किस धारा में, तो 82 में। बिहार में यही भाई याद रखिए, अभी हम और बताएंगे। पहले अंशदान समझिए। हाँ देखिए भाई आपका टाट में भी पढ़ना है। और अपकृत विधि में जो हमें पढ़ना है मैरी वेदर बनाम निक्सन का वाद। मैरी वेदर अभी हम बताएंगे इसको, पहले मैरी वेदर वर्सेज निक्सन। बिहार खूब पूछता है ये। निक्सन का वाद ये 1799 का वाद है। फिर एक हम बताएंगे आपका 1935। और देखिए बिहार में क्वेश्चन टाट में कैसे बना है, एक क्वेश्चन इस पर भी हम बताएंगे। लेकिन पहले अंशदान देखा जाए। जहाँ तक अंशदान की बात है, अंशदान को एक उदाहरण से हम लेते हैं ताकि पहले आपके दिमाग में अंशदान होता क्या है ये तो बैठे, तब तो ये सब केस बताया जाएगा। देखिए भाई अंशदान या कंट्रीब्यूशन, देखिए आपका एक उदाहरण मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ध्यान समझिए, और बी, सी तथा डी, ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये तीनों व्यक्ति मिलकर आपका 3000 रुपया ए से उधार लिए हैं। कितना हजार, 3000। अब एक को अधिकार है कि ये संयुक्त रूप से उधार लिए हैं। तो एक को अधिकार होता है कि या तो ये पूरा पैसा बी से वसूल ले, या पूरा पैसा सी से वसूल ले, या पूरा पैसा डी से। इसका मतलब ये जो हम बता रहे हैं शुद्ध रूप से कॉन्ट्रैक्ट की धारा 43 पर आधारित है, याद रखिए। यानी कि एक को हक है या तो तीनों के खिलाफ मुकदमा करके वसूल ले, या इनमें से किसी दो के खिलाफ, या किसके खिलाफ, एक है। अब देखिए मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, हक भी था ए को, और पूरा 3000 रुपया बी से ही क्या किया, वसूल लिया। तो जहां तक सामान्य विधि के न्यायालयों की बात है, यानी कि कॉमन लॉ के न्यायालय आपका ये कहते थे कि अगर ए बी से 3000 रुपया वसूल लिया है तो ऐसी दशा में बी अंशदान की मांग नहीं कर सकता, यानी कि बी सी और डी से इनका हिस्सा वसूल नहीं सकता। फिर एक बार समझिए, सामान्य विधि के न्यायालय अंशदान के विपरीत थे। अर्थात अगर बी ने, यानी कि आपका देनदार ने ए को, यानी कि लेनदार को पूरा धन दे दिया है, तो जो देनदार था यानी कि बी,
यानी कि आपका कह सकते हैं बी था, वह अंशदान की मांग अपने साथियों से नहीं कर सकता, यानी कि कौन इसके और देनदार साथी हैं, सी तथा डी। तो किससे नहीं कर सकता? वैसे अगर हम देखें भाई समता के आधार पर देखिए तो 3,000 में 1,000 किसका पड़ता है, सी बी का। 1,000 किसके हिस्से में देने के लिए आएगा, सी का। और 1,000 कितना, माने अगर हम समता की बात करें तो भाई तीनों लोग वादा किए हैं देने का, तो कितना कितना दें, 1,000। लेकिन सामान्य विधि के न्यायालय ये नहीं करते थे। तो इक्विटी कोर्ट ने क्या किया, क्योंकि माने समता ही साम्य है और पक्षकारों को समान हैसियत में भी रखना था, अतः इक्विटी कोर्ट ने आपका कानून से बाहर जाकर अंशदान के हक को मान्यता दी और अंशदान का आदेश देने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी से ए पूरा पैसा वसूल लेता था तो जो साम्य न्यायालय थे वह सी और डी से कहते थे कि जितना हिस्सा तुम्हारा है, तुम्हारा हिस्सा किसने दिया है, बी ने, अतः तुम बी को उतना हिस्सा दो, क्योंकि तभी तो क्या आएगी, बराबरी। भाई बी भी 1,000 का हकदार है, सी भी, डी भी। और इसी ने क्या किया है, मैंने बी ने इन दोनों का पैसा भी अदा किया है, तो बी इन दोनों का पैसा वसूल करने का क्या होगा, हकदार। इसी को हम अंशदान कहते हैं। ये जो सिद्धांत हमने बताया टीपीए की कई धाराओं में ये समाहित है, यहाँ तक कि प्रत्याभूत की भी संविदा में, यहाँ तक कि सामान्य संविदा में भी, यहाँ तक कि उपनिधान की संविदा में भी, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम की कई धाराओं में ये सिद्धांत समाहित हैं। भले हल्का सा रूप क्या है, अलग है, हल्का हल्का अलग है। अब टीपीए की धारा 82 में भी सेम सिद्धांत है। किस धारा में, टीपीए की धारा 82 में। अब 82 क्या है ये देखा जाए, 82 भी अंशदान की ही बात करते हैं। अभी आपका कहीं पूछा गया था, याद नहीं आ रहा है, उत्तराखंड या अभी कहीं ये क्वेश्चन आया था कि अंशदान का सिद्धांत किस धारा माने किस टीपीए के किस सेक्शन में समाहित है, तो कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत क्या मारेंगे, 82। अब देखिए 82 क्या कहती है। अंशदान का मतलब फिर वही उदाहरण देना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, एक उदाहरण आपका बताया गया और उसी उदाहरण पर मार्गेज में भी नियम चलेगा, सेम जो उदाहरण था। दूसरा उदाहरण लेते हैं आपका अंशदान के बारे में। जो अगला आपका देखना है वह टाट में देखना है अपकृत विधि में क्या नियम था। पहले अपकृत विधि का एक उदाहरण देखिए तब है। मान लीजिए बी तथा सी, ध्यान समझिए, बी तथा सी ज्वाइंट टार्ट फीजर्स हैं। 3 बना लिया जब भाई ताकि रकम का बंटवारा में और सही रहे। बी सी तथा डी ये ज्वाइंट टार्ट फीजर्स हैं, अर्थात संयुक्त अपकृत्य करता है। संयुक्त अपकृत्य करता का मतलब कि एक ही कार्य को करते समय ये तीनों एक ही कार्य सामूहिक रूप से कर रहे हैं और उस कार्य के दौरान बी द्वारा बी ने जो कार्य किया उससे किसको नुकसान पहुंच गया, ए को। तो कोई कार्य कराया जाए ताकि नए लोगों के भी दिमाग में बैठे कि कार्य, तो आपका जो पहला केस माने लीडिंग केस है उसी पर हम अपकृत्य में बताते हैं। मान लीजिए कि बी सी तथा डी, ध्यान समझिए, गैस का लीकेज खोजने गए, यानी कि गैस का छीजन खोजने गए, यानी कि जहां से गैस लीक हो रहा था, ये तीनों लोग एक एक घर में घुसते हैं। तत्पश्चात गैस का लीकेज खोदते खोदते सिलेंडर के पास पहुंचते हैं। उसी में आपका बी गलती करता है और गलती करके माचिस की तीली जलाता है। तब तक आग लग जाती है और एक का पूरा घर जलकर क्या हो जाता है, राख।
अब समस्या देखिए क्या है। चूंकि बी, सी तथा डी ये आपका कह सकते हैं कि तीनों एक ही अभिकल्पना के आधार पर सामूहिक रूप से एक ही कार्य करते हैं और किसको नुकसान पहुंचाए हैं, ए को, लेकिन वास्तव में नुकसान कौन पहुंचाया है, बी। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता था कि ए चाहें तो बी के खिलाफ मुकदमा करके मुआवजा वसूल ले, या केवल सी के खिलाफ, या केवल डी के खिलाफ, या इनमें से किसी दो के विरुद्ध, या तीनों के विरुद्ध। तो एक उदाहरण देखा जाए, ए ने क्या काम किया कि डी के विरुद्ध मुकदमा किया और डी के विरुद्ध मुकदमा करके न्यायालय से मांग किया कि हमें 3,000 मुआवजा डी से क्या किया जाए, दिलवा। याद रखिए, इनका जो दायित्व होता है संयुक्त अपकृतकर्ताओं का, वह ज्वाइंट और सेपरेट दोनों होता है, संयुक्त और पृथक दोनों होता है। यानी कि एक ही साथ तीनों के खिलाफ मुकदमा, या दो के, या किसी एक के। अब देखिए आगे भाई, इसको बढ़ाया जाए। अब ऐसी दशा में डी से ए कितना वसूल लिया, 3,000। अब समस्या ये आती थी, सामान्य न्यायालय देखिए क्या करते थे कि जब डी से ए 3,000 वसूल लिया, तो भाई डी ही तो केवल था नहीं उस कार्य में, भाई सी भी लगा था, और कौन लगा था, बी। तो सामान्य न्यायालय अब डी अंशदान की मांग करता था कि आप लोग भी क्या करिए, इस प्रतिकर में कुछ योगदान करिए। अंशदान मतलब क्या, कुछ योगदान करिए। तो जो सामान्य विधि के न्यायालय थे वह सी और डी को अंशदान से मना करते थे कि अंशदान नहीं होगा, लेकिन इक्विटी कोर्ट ने समता बरती और समता बरतते हुए ये कहा कि भाई समता का सिद्धांत लागू होगा और जो डी अपने हिस्से तक जिम्मेदार होगा, और जितना अधिक पैसा डी दिया है वह किससे अंशदान पाएगा, सी तथा बी से। इसी को हम कहते हैं संयुक्त आपका अपकृतकर्ताओं के बीच अंशदान। इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच अंश। अब ये सामान्य न्यायालय फिर एक बार समझिए, अब डी को कोई सहयोग नहीं करते थे, लेकिन साम्य न्यायालय ने तीनों को किस स्तर पर ला दिया, बराबर, और ये कहा कि नहीं, सी और डी को, सी, बी और जो सी इस उदाहरण में है, इनको देना ही होगा डी को आपका, क्योंकि सब क्या है, हैसियत सबकी क्या रहेगी, बराबर। अब इसका इतिहास थोड़ा जानना है, ये तो सिद्धांत बताया गया, इसका इतिहास भी बहुत रोचक है। सबसे पहले 1799 में मेरी वेदर बनाम निक्सन के बाद में आपका इंग्लैंड के न्यायालयों ने ये निर्णय दिया कि माने संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच कोई अंशदान नहीं होगा। कोई अंशदान नहीं होगा का मतलब इसमें ये आया कि अगर डी से ए पूरा पैसा वसूल लिया, तो डी बाद में सी और बी से पैसा वसूल करने का हकदार नहीं होगा। ये किस केस में आया कि अंशदान नहीं होगा, मेरी वेदर बनाम निक्सन। अब ये बार बार इक्विटी कोर्ट कह रहे थे कि ये जो नियम है ये इक्विटी के विपरीत हैं, समता के विपरीत हैं। न्यायालय बार बार इस बात को कह रहे थे। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो नियम था, जो केस के माध्यम से आया था, इसे कैसे समाप्त किया गया, तो कानून बनाकर। इंग्लैंड की संसद ने 1935 ईस्वी में कानून बनाया और संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच अंशदान नहीं होगा इस नियम को समाप्त किया और समता की बात की और कहा कि अंशदान होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1935 के कानून के बाद अब डी क्या कर सकता है, अंशदान की मांग कर सकता है। सी से अब कितना वसूल लेगा, 1,000 और बी से, क्योंकि 3,000 दिया है तो 1,000 क्या हो गया, इसका भी तो हुआ।
तो कितना वसूल लेगा इन लोगों से। तो इसी को हम क्या कहते हैं एक लाइन में, अंशदान। यानी कि आप भी कुछ उसमें क्या करिए, सहयोग करिए। इस प्रकार ये जो पहला सिद्धांत आपको बताया गया, जहाँ ये समता ही साम्य माने समता ही साम्य है, वह किस मामले में हमने बताया, अंशदान। दूसरा देखिए भाई, आपका संयुक्त आभोग, संयुक्त आभोग ज्वाइंट टेनेंसी। तो पहले तो आपका दो चीजें देखिए, एक संयुक्त आभोग होता है और एक सह आभोग, टेनेंसी इन कॉमन। देखिए पहले उदाहरण तब तो बताया जाए, क्योंकि ये भी थोड़ा टेक्निकल है और जे में भी आपका कब्जा में ऐसा क्वेश्चन आया है। देखिए हम लिख रहे हैं दो शब्द, पहले दोनों को समझने का प्रयास करिए। संयुक्त आपका आभोग, आभोग माने यूज करना इत्यादि, और एक होता है आपका सह आभोग। इसको थोड़ा समझिए अच्छे से भाई, ये भी थोड़ा कठिन है। देखिए संयुक्त आभोग को हम कहते हैं ज्वाइंट टेनेंसी। ज्वाइंट टेनेंसी का मतलब कि संयुक्त आपका कह सकते हैं, स्वामित्व भी कह सकते हैं, या संयुक्त कब्जा भी, जो भी हो उससे मतलब नहीं है। संयुक्त स्वामित्व हुआ, संयुक्त कब्जा हुआ, और जो आपका ये सह आभोग है, इसे हम कह इसे कहते हैं टेनेंसी इन कॉमन। तो दोनों में अंतर जानना है, और आप लोग बताइएगा कि कौन नियम अच्छा है और कौन नियम बुरा है, और तब साम्य बुरे नियम को अपनाएगा कि अच्छे नियम को अच्छे। हम बस इसको समझा रहे हैं कि दोनों में होता क्या है। तो साम्य संयुक्त आभोग के विरुद्ध है और सह आभोग के पक्ष में है। तो पहले एक उदाहरण, तब आप लोग पहले संयुक्त आभोग बता दें। ध्यान से देखिए भाई, ए बी इस जमीन के स्वामी हैं, दोनों स्वामी हैं। अगर संयुक्त आभोग होगा, मान लीजिए बी मर गया, तो यहीं आपको सतर्क रहना है। अगर संयुक्त आभोग होगा तो बी के मरने के बाद बी का हिस्सा इसके उत्तराधिकारियों को नहीं मिलेगा, बल्कि किसको मिल जाएगा, ए को। यानी कि संपत्ति उत्तरजीविता में जाएगी, इसे उत्तरजीविता कहते हैं। यानी कि पैरल चलती है तो क्या कहते हैं, उत्तरजीविता। फिर एक बार देखिए, अगर संयुक्त आभोग है और एक से अधिक स्वामी है, एक स्वामी मर गया, तो उसका हिस्सा अन्य स्वामियों में वितरित कर दिया जाएगा, न कि उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। तो ये हम क्या कहेंगे, संयुक्त आभोग। अब सह आभोग देखिए, सह आभोग में ऐसा नहीं होता। अगर इस जमीन के जो दो स्वामी संयुक्त स्वामी हैं, एक स्वामी मर गया, तो जो बी का हिस्सा था ये कहाँ जाएगा, इसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा। तो अब आप लोग स्वयं बताइए कौन सा नियम आपको अच्छा लगता है और कौन सा बुरा। तो वहीं साम्य का सिद्धांत है, तो संयुक्त आभोग अच्छा माना जाएगा कि सह आभोग। तो बस याद रखिए, तो साम्य संयुक्त आभोग के विरोध में है और किसके पक्ष में है, सहभोग। भाई यही तो आपका, आप खुदे बता रहे हैं, बताने का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप खुद बता देंगे। भाई किसी को समस्या हो तो बताइए, फिर एक बार इसको दोनों को बताया जाएगा। मैंने अगर समस्या हो, क्योंकि ये जूरिस्प्रूडेंस में भी आपका जो, ये जूरिस्प्रूडेंस में भी ऐसा क्वेश्चन बना है, मैंने जाकर आपका स्वामित्व और कब्जा से। तो जूरिस्प्रूडेंस से मैंने अच्छे से तैयार रखे, वहाँ भी गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगला देखिए, अगला देखा जाए संपत्ति का आनुपातिक वितरण। तीसरा हम प्रयोज्यता बता रहे हैं, संपत्ति का आनुपातिक वितरण। ये भी काफी अच्छा सिद्धांत है और वर्तमान समय में आपका प्री मेंस में खूब पूछ रहा है। हो सकता है कि आपका आगे भी पूछे, यूपी में भी आ जाए, क्योंकि अभी झारखंड में भी जे में पिछली बार
प्री में भी आया था, मेंस में भी आया था। और आपका ये कई बार आपका एमपी में भी पूछा गया है, और अब उत्तराखंड भी शुरू कर दिया पूछना। तो अच्छे से समझिए, संपत्ति का आनुपातिक वितरण का मतलब क्या हुआ। यानी कि संपत्ति के आनुपातिक वितरण का मतलब ये हुआ कि अगर एक ही ऋणी है, यानी कि आपका देनदार एक व्यक्ति है और लेनदार ज्यादा है, यानी कि देनदार कितना है, माने किससे वसूलना है, एक व्यक्ति से, और वसूलने वाले कितने हैं, लेनदार कितने हैं, ज्यादा। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि जो आस्तियां हैं, जो निधियां हैं, जो संपत्ति हैं, या जो धन है, उसका आनुपातिक वितरण किया जाए। यानी कि जो उधार ज्यादा दिया है और जो कम दिया है, तो सबको कुछ न कुछ मिले, और क्या किया जाए, आनुपातिक वितरण। यानी कि ये सिद्धांत एक फिर उदाहरण द्वारा समझिए। भाई लिखना 3 ही 4 लाइन है, मुख्य रूप से आपका किस धारा में समाहित है। तो ये सिद्धांत मैं बता दूं, ये टीपीए की धारा नहीं, ये सीपीसी की धारा 73 में समाहित है, शुद्ध रूप से आनुपातिक वितरण का सिद्धांत। अब 73 में एक उदाहरण देखा जाए तो अपने आप आ जाएगा समझ में। उसमें भाई उदाहरण देखिए, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ये बी से भी उधार लिया है, यानी कि ऋण लेकर खूब घी पिया है, जैसे विजय माल्या और इत्यादि। और घी जब ज्यादा हो जाता है, यानी कि ओवरफ्लो हो जाता है, तो सरकार खोजने लगती है, बैंक वाले, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से फरार। भाई 26-27 लोग क्या हैं, फरार, अभी तक आए नहीं, अब कब आएंगे क्या बताया जाए। तो देखिए आगे, भाई बी से भी ले लिया, तो रकम बढ़ाए जो भाई, मान लीजिए 3,000 लिया। सी से भी उधार ले लिया, तो इससे 1500 लिया जाए। और डी से भी उधार ले लिया, 1500 ही किया जाए, ताकि गुणा भाग में दिक्कत ना हो, सही रहेगा 1500। यानी कि ए उधार लिया है कितने, बी से कितना, 3,000, सी से कितना, 1500, डी से। अब यहाँ समझ लीजिए, जो लेनदार होंगे, यहाँ लेनदार मतलब जो वसूली करेंगे, तो वसूली करने वाले कौन होंगे, पैसे का, ये अपना पैसा क्या करेंगे। और देनदार जो होगा, यानी कि जो वापस करेगा, उसे देनदार कहते हैं, कौन होगा, ए। अब मान लीजिए ए पैसा नहीं लौटाया, अब आगे बढ़ा जाए, तो बी ने भी मुकदमा ए के खिलाफ कर दिया, सी ने भी कर दिया, और डी ने, तीनों कर दिए। तीनों के पक्ष में न्यायालय ने डिक्री पास कर दी। डिक्री का मतलब ये हुआ कि तीनों जीते, और न्यायालय ने माना कि तुम लोग ऐसे अपना अपना पैसा वसूलने के क्या हो, हकदार। अब तीनों डिक्री निष्पादन हो रही हैं। जब डिक्री निष्पादित हुई, तो भाई एक की संपत्ति आपका कुर्क की गई, विक्रय किया गया, और विक्रय से जो धन आया, वह केवल और केवल 1500 आया। यानी कि आपका उधार कितना चुकाना है, भाई उधार तो आपका 3,000 ये, और 3,000 6,000, और 15 से क्या 3,000 बताया जाए, थोड़ा रकम बढ़ा दिया जाए भाई, कम से कम थोड़ा रकम बढ़ेगी तभी तो कुछ काम चलेगा। यानी कि 6,000 वापस करना है, और एक के पास जो संपत्ति बेचो दिया गया, तो कितना आया धन, 3,000। अब आपका साम्य ये कहता है कि आनुपातिक वितरण किया जाए, अर्थात जो जितना उधार दिया है, उस अनुपात में उसे धन मिलना चाहिए। ये न हो कि एक बी को पूरा 3,000 दे दिया जाए, और सी और डी को खाली रखा जाए, अर्थात सबके साथ समता का क्या किया जाए, व्यवहार, और कैसा वितरण किया जाए, अनुपात। तो आनुपातिक वितरण होगा, तो इनको तो भाई आधा दिए हैं, तो आधा इसमें से मिलेगा, तो कितना मिल गया, 1500। और सी को कितना मिलेगा, 7.5, डी को कितना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संपत्ति का आनुपातिक वितरण।
ये आपका ये समता ही साम्य है, ये शुद्ध रूप से इसका उत्तम उदाहरण सीपीसी की धारा 73 में पाया जाता है। अगला देखिए, जहाँ तक अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का मतलब क्रम बंधन का सिद्धांत। अब डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग क्या होती है समझिए, उसके बाद आपका आगे नियम। क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से भी। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत टीपीए की दो धाराओं में समाहित है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रट कर जाइएगा 56 और 81। यानी कि अब आइए डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग होता क्या है ये देखा जाए, और तब पहले इसका इतिहास बता दिया जाए भाई। क्रमबंधन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया, केस याद रखना है टीपीए में, वह किया गया आपका एल्ड्रिच वर्सेज कूपर के वाद में। एल्ड्रिच बनाम कूपर के वाद में जस्टिस इल्डन ने क्रमबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, मार्शलिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। एल्ड्रिच वर्सेज कूपर, और जज का नाम भी याद रखना है इल्डन, ये लिखवा जाएगा लेकिन अभी समझिए तो। क्रमबंधन का सिद्धांत होता क्या है, अगर किसी ऋणी के पास, माने अगर किसी कह सकते हैं लेनदार के पास, माने जिसको पैसा वसूलना है, दो निधियां हैं। अब एक उदाहरण से देखा जाए भाई, ऐसे समझाने में नहीं आएगा, पहले उदाहरण ही बनाया जाए। देखिए इसको उदाहरण अच्छे से भाई आपका, क्योंकि दो धाराएं तो कम से कम याद रखिए किस किस धारा में है, 56 और 81, कम से कम ये सेक्शन याद रखिए टीपीए के। हाँ, और आगे पूछा जा सकता है कि 56 कब लागू होगी, तो ये किस चैप्टर में है, विक्रय में। और 81 किस में है, मार्गेज में। तो ये विक्रय के मामले में क्रम बंधन का सिद्धांत किस में है, 56, और बंधक के मामले में 81। ये दो तीन बातें शुरुआती दौर में दिमाग में बैठा रही। अब आइए क्रम बंधन कराया जाए भाई। देखिए आपका ए एक व्यक्ति है, ध्यान से समझिए, और ए के पास कई निधि हैं। कई निधि का मतलब कि कई संपत्ति हैं, तीन संपत्ति हम बना रहे हैं। आपका मकान नंबर 1, मकान नंबर 2 और मकान नंबर 3। मकान ही बनवा दे। मकान मतलब निधि, निधि माने एसेट यानी कि प्रॉपर्टी। अब ए ने क्या काम किया कि पहले नंबर मकान को बी के पास बंधक रखा और 3,000 रुपया इससे क्या लिया, उधार, और कहा कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो तुम इस मकान को बेचकर अपना पैसा क्या करना, वसूल। फिर आपका इस मकान को भी बी के पास बंधक रखा, फिर 3,000 इस मकान पर लिया और कहा कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो कौन मकान बेचकर वसूल लेना, दूसरा। फिर तीसरे मकान पर भी कितना लिया, आपका मैंने बी ने उधार लिया 3,000 का, और कहा कि नहीं दूंगा पैसा तो कौन सा मकान बेचवा कर वसूल लेना, तीसरा। तो ये पहला बंधकदार हो गया, ये पहला। अब ए ने क्या काम किया, फिर देखिए कि इस पहले मकान को एक दूसरे आदमी को भी बंधक कर दिया, सी को, और सी से भी 3,000 रुपया ले लिया। फिर दूसरे मकान को भी, हाँ, मकान को बंधक कर दिया और आपका कितना पैसा ले लिया, 3,000। अब समस्या ये आती है, ध्यान से देखिए आपका। अब समस्या ये आई कि आपका ये जो बी है, अब ध्यान से समझिए, और सी, इसको उदाहरण को थोड़ा आगे, पहले मकान सी, दूसरा मकान भी, पर दूसरा मकान दीजिए, सही रहेगा उदाहरण। जो मकान नंबर 2 था, उस मकान को आपका ए ने सी के पास भी बंधक रखा, और सी के पास जब बंधक रखा तो उससे भी कितना लिया, 3,000। अब ध्यान में ये रखना है कि जो मकान नंबर 2 है
उस पर दो दो वसूल करने वाले हो गए। कौन? बी और सी दोनों। अब देखिए आपका कानून क्या कहता है, मार्शलिंग कैसे कराई जाती है, क्रम बंधन, यही आपको समझना है। ए न तो बी का पैसा दे रहा है न ही सी का। अब समस्या ये गंभीर आ गई कि बी को तो अधिकार है कि कौन सी संपत्ति बेचकर अपना पैसा वसूल ले, पहली की, दूसरी की, तीसरी की, तीनों तीनों। भाई बी को क्या अधिकार है कि तीनों संपत्तियों को बेचकर और अपना टोटल कितना वसूल ले, 9,000, क्योंकि कितना उधार दिया है टोटल। अब समस्या आई कि सी भी तो उधार दिया है ए को, आपका सी भी कितना दिया है, 3,000। तो ऐसी दशा में सी के अधिकारों की रक्षा साम्य न्यायालय करते थे और सी को मार्शलिंग का हक देते थे, क्रमबंधन का हक देते थे। क्रमबंधन का मतलब कि सीरियल वाइज, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सी ये मांग कर सकता है, बी से कह सकता है कि आप पहली संपत्ति और तीसरी संपत्ति बेचवा कर पैसा पूरा वसूलिए और दूसरी संपत्ति तब बेचवाइएगा जब पहली और तीसरी से आपका पूरा 9,000 रुपया चुकता न हो जाए, क्योंकि दूसरी संपत्ति हमारे पास भी बंधक है, हमें भी कुछ मिलना चाहिए और समता के नियम का क्या होना चाहिए। लेकिन फिर याद रखिए, पहले आपका सी ये नहीं कह सकता कि पहले हम वसूलेंगे। हाँ, कल बस इतनी मांग कर सकता है कि आपके पास तीन संपत्ति हैं, आप दो पहली और दूसरी संपत्ति से अपना पूरा पैसा वसूलिए। अगर उन दो संपत्तियों से आपका 9,000 पूरा नहीं होता, तब जो दूसरी संपत्ति हमारे पास बंधक हैं, ठीक है, हम बाद में बंधक माने हम हमारे पास रखी गई हैं, तब आप इसको बेचवा कर वसूलिएगा। लेकिन जब दो फंड हैं आपके पास, तो पहले दो फंडों से वसूलिए और एक फंड हमारे लिए क्या करिए। तो आप लोग अब बताइए, तो भी अब मार्शलिंग का अधिकार किसको है कि क्रम से बेचिए, हमारी वाली अभी छोड़िए रहिए, तो किसको है, सी को। पश्चातवर्ती बंधकदार या पश्चातवर्ती क्रेता, तो यही नियम बंधक में लागू होगा तो 81 और विक्रय में लागू होगा तो 56। याद रखे, विक्रय में कौन सी धारा, 56, और मार्गेज में आपका 81। अब इसमें किसी को समस्या हो तो भाई बताइए। देखिए हमेशा सी ये नहीं कह सकता कि हम नहीं देंगे, बस सी क्रम बंधन कर सकता है, सीरियल वाइज बता सकता है कि आप पहले किसको बेचिए, पहले को, उसके बाद, और पूरा 9,000 वसूलिए। अगर आपका 9,000 पूरा नहीं होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप किस संपत्ति को बेचकर वसूलिए, लेकिन अभी छोड़े रहिए, क्योंकि आपके पास एक से क्या है, अधिक संपत्ति। अब संपत्ति नहीं, अब उसको लीगल भाषा में निधि मानिएगा, तो बी वसूल करने का हकदार होगा इससे। अब खत्म हो गया, पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत। भाई पहला हक तो बी का ही है, भाई पहला हक किसका है। अब सी तो बस एक साम्य न्यायालय ने ये किया कि चलो अगर कुछ बचा रहे तो तुम्हें मिलेगा। बस सी ये कह सकता है कि भाई पहली और तीसरी मकान तो हमारे पास बंधक है नहीं, आपके पास है, तो आप उनसे भी वसूल सकते हैं, तो पहले उन्हीं से वसूल लीजिए। आपका पैसा पूरा न हो तब कौन किससे वसूलिएगा, दूसरी से। इसी को क्रम बंधन कहते हैं। सी ये कभी नहीं कह सकता कि आप मने दो से संपत्ति नंबर 2 से 9 वसूलिए, बस क्रम बंधन कह सकता है कि पहले आप इन पर वसूल लीजिए, फिर नहीं पूरा होता है तो किस संपत्ति को बेचवा कर, क्योंकि बी को तो पहला में कानून में अधिकार है, पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जो समय की दृष्टि से प्रथम रहता है, विधि में उसका प्रथम स्थान होता है। ये टीपीए में आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा 48 सेक्शन में, किस में, 48 पढ़ाया जाएगा ये। नहीं सी नहीं पाएगा, क्योंकि पहले पहले हक तो पहला बी का ही है,
सी बस ये कर सकता है कि भाई आप जो हमारे पास बंधक हैं उसको छोड़कर अन्य संपत्तियों को पहले क्या करिए, बेचवाइए। हाँ, तो ज्यादा पैसा किससे मिलेगा? हाँ। हाँ, मान लीजिए 3,000 दूसरे पर बचा है, तो मान लीजिए कि तो 5,000 तो सी को मिलेगा 2,000। और क्या भाई? हाँ, भी मर जाए तो उसके हित प्रतिनिधि होंगे ना कि मर जाएंगे उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी तो आएंगे। ये थोड़े है कि जो मैंने बंधक रखा मर जाए तो, इसीलिए तो गारंटर इत्यादि बनाए जाते हैं, उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे। नहीं होगा तो संपत्ति लास्ट में बेची जाती है। नहीं तो आपका साम्य का पालन का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए भी एक नींव छोड़ दीजिए, बराबरी का हक होना चाहिए। अब उसमें साम्य नहीं मतलब है, वो 8,000 मिला, 5,000 उससे बस बेचवाने। सी केवल और केवल ये कह सकता है, लास्ट लाइन देखिए, कि आप दूसरा पहले न बेचवाइए उस मकान। आपके पास और भी विकल्प हैं, कौन कौन? पहले मकान का और किसका? उसका यूज कर लीजिए, और न पैसा है तब हमारा वाला भिजवाइए, क्योंकि हमारे लिए भी एक कम से कम पहले क्या रहिए, छोड़े रहिए। यही सिद्धांत है, यानी कि आपका समता का, इस प्रकार। हाँ, क्या? साम्य का सिद्धांत इनको बराबरी नहीं दिया गया आपका, कि दो जो संपत्ति बराबरी का हक। नहीं तो सी को अधिकार है ना क्रम बंधन का, पहले बी को तो हक है ही, लेकिन फिर एक सी को तो क्रम बंधन का है कि पहले आप दूसरे तीसरे और किससे वसूलिए, पहले से। ये तो कम से कम साम्य के आधार पर है ना कि हमारे लिए भी कुछ क्या करिए। हाँ, सहूलियत दीजिए, वही भाई साम्य सहूलियतें तो देता है, और क्या। ये सही शब्द है, सहूलियत हमारे लिए भी दीजिए। अब देखिए आगे भाई, देखा जाए भारतीय विधि में बता ही दिया गया कि भारतीय विधि में अब बताना क्या है, अब तो हो ही गया, कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया गया, संविधान में बता दिया गया, टीपीए में बता दिया गया, अब अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। अब अगला सिद्धांत साम्य का आ जाए। ये सिद्धांत, जो साम्य का अगला सिद्धांत है वह आपका है कि साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। ये मैं नेचर में भी थोड़ा बताया था, ये ना कहेगा कि सर बताए नहीं थे। जब मैं प्रकृति बता रहा था साम्य का, वहां भी आपको नेचर बताते समय हम बताए थे, यानी कि इक्विटी एक्स इन परसोनम, यानी कि इक्विटी एक्स इन परसोनम, परसोनम का मतलब हुआ व्यक्ति, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि साम्य व्यक्ति की क्रिया से संबंधित होती है, आपका संपत्ति से नहीं। इसका मतलब फिर हम बता रहे हैं, ये जो सिद्धांत है यह एक मूल सिद्धांत भी है ये भी, और ये शुद्ध रूप से सब्सटेंसिव लॉ का नियम न होकर प्रोसीजरल लॉ का नियम है। ये पूछ सकता है बिहार में भाई, ये सारवान विधि का नियम न होकर कैसा नियम है? आपका प्रक्रियात्मक। पहले इसका मतलब समझिए, और तब आपका इसकी प्रयोज्यता इत्यादि बताई जाएगी। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो ये भूलेगा नहीं। देखिए आपका, चूंकि साम्य का विकास आपका कह सकते हैं कि रोम में हुआ, और रोम के पर्यटकों ने किया, तो रोम में आपका कैसे काम किया जाता था, फिर इंग्लैंड में देखा जाए, और लास्ट में भारत में। पहले भूमिका देखिए, साम्य व्यक्ति की क्रिया से संबंध रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब साम्य के न्यायालय कोई डिक्री, निर्णय या आदेश पारित करते थे, और उस आदेश का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता था, तो साम्य के न्यायालय उसके गुड कंसेंस पर, उसकी अंतरात्मा पर, उसके आपका अंतर चेतना पर, उसके अंतःकरण पर प्रभाव डालते थे, और ये कहते थे कि भाई उसकी संपत्ति कुर्क और विक्रय न किया जाए, उसके हृदय पर प्रभाव डाला जाए, और हृदय पर तब प्रभाव पड़ेगा जब इस पर जुर्माना लगाया जाए,
या इसे गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाए, जेल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य विधि के न्यायालय अपनी डिक्री के निष्पादन के लिए क्या करते थे, तो आपका सीपीसी की अगर भाई धारा 51 आपको याद हो तो थोड़ा गौर करिए। 51 में बताया क्या गया है कि डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा। तो पहला तरीका है कि निर्णित ऋणी की संपत्ति क्या किया जाए, कुर्क किया जाए, और कुर्क करके क्या किया जाए, विक्रय। ये पहला तरीका कानूनी। दूसरा, उसे गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाए, ये। यानी कि अगर कोई और भी तरीके हैं, दो ही तरीके जानिए। अब बताइए, आप लोग खुद बताइए, इसमें जो क्रिया हो रही है वह व्यक्ति की संपत्ति पर प्रभाव डाला जा रहा है कि व्यक्ति के अंतःकरण पर, कि दोनों पर। ये जो मैं उदाहरण बताया हूँ, दोनों पर। ये सामान्य विधि के जो न्यायालय हैं, आज भी हमारे आपका सीपीसी में भी आपका, यानी कि सामान्य विधि के न्यायालय जब निर्णय देते थे, डिक्री पारित करते थे, आदेश देते थे, और कोई व्यक्ति उस डिक्री आदेश का पालन नहीं करता था, तो ऐसे न्यायालय उसकी संपत्ति भी जब्त करते थे, बेचते थे, पैसा वसूलवाते थे, और उसको गिरफ्तार करके कहाँ भेजते थे, जेल। और उस पर जुर्माना भी लगाते थे। लेकिन चूंकि साम्य गुड कंसेंस पर आधारित है, अतः साम्य के न्यायालयों ने कभी भी व्यक्तियों की संपत्तियों पर हाथ नहीं डाला, यानी कि व्यक्ति की संपत्ति को अटैच करके और सेल नहीं किया। तो साम्य न्यायालय करते क्या थे, तो साम्य न्यायालय करते ये थे कि व्यक्ति के अंतःकरण पर प्रभाव डाला जाए, स्वयं उसके शरीर पर प्रभाव डाला जाए, उसको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाए, जेल। और कहा जाए कि जब तक तुम न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं कर दोगे तब तक कहाँ रहो, और जुर्माना लगाते थे, संपत्ति को कुर्क नहीं करते थे। लास्ट में एक उदाहरण दे दिया जाए। सबसे अच्छा उदाहरण भारत में हम बताएंगे वो तो आगे, लेकिन सुब्रत राय का मिलता है, जो सहारा कंपनी के हेड हैं। उसमें आपका देख सकते हैं कि भाई आज भी निवेशकों का पैसा लौटा नहीं रहे हैं। अगर आप सहारा कंपनी में जाइए और कहिए कि हमारा पैसा दीजिए, तो एजेंट इतना ब्रेन वॉश कर देंगे कि अब नई योजना लॉन्च हुई है, और 5 साल नहीं, अब 4 साल में ही आपका पैसा क्या होगा, दूना। आपका मंत्र मार दिया जाएगा बाबा जैसे। तो अब 4 साल में, 20 साल से लटकाए पड़े हैं और कोई सुनवाई नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पैसा नहीं जमा करो तब तक हम माने जेल से छोड़ेंगे नहीं। तो साल भर, 1.5 साल जेल में रखा, तिहाड़ जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने। जब थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं तब आपका अंतरिम जमानत पर है, और जैसे ही जमा करना बंद करेंगे कहाँ भेज देगा, सुप्रीम कोर्ट। इसी को तो कहा जाता है कि हम आपकी संपत्ति कुर्क नहीं करने जाएंगे, आपको हम जेल भेजते हैं। आपके किस पर हम प्रभाव डालेंगे, शरीर पर। शरीर मतलब कि अंतर चेतना पर, अंतःकरण पर। और जब आपका अंतःकरण ये कहेगा कि अब पैसा देना चाहिए, तो आप दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, तो जाकर अमेरिका और कहाँ की संपत्ति बेचे, होटल होटल, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या किए, आपका